दिल्ली सल्तनत यानी 320 सालों तक चलने वाले 5 राजवंशों का एक लंबा, क्रूर और बहुत ही दिलचस्प इतिहास। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ही सवाल है। आखिर दिल्ली के उस तख्त में ऐसी क्या बात थी कि उसे पाने के लिए एक बेटे ने अपने सगे बाप को मारने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई? तो चलिए इसी कहानी में गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, दिल्ली की गद्दे, उस पर बैठने और टिके रहने के लिए हर हद पार कर दी गई। अपनों का खून बहाया गया, सुल्तानों की हत्या हुई और न जाने कितनी जंगें लड़ी गईं। ये कहानी उसी जुनून की है जो पूरे 320 साल तक चला। तो शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सच में दिल्ली का जो सबसे पहला सुल्तान था वो असल में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। ये वो टाइम था जब सैनिक गुलामों को खरीदकर उन्हें सेनापति बनाया जाता था और वे अपनी काबिलियत से बादशाह तक बन सकते थे। और बस इसी तरह एक ऐसे वंश की नींव रखी गई जिसने दिल्ली पर लगभग 84 सालों तक हुकूमत की। तो 1206 में जैसे ही गोरी की मौत हुई, उसका सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। उसके बाद आया इल्तुतमिश, जिसने सल्तनत को असल में मजबूत किया। फिर आई इतिहास रचने वाली रज़िया सुल्ताना, और आखिर में बलबन जैसे शासकों ने इस वंश को आगे बढ़ाया। हाँ, ऐबक ने कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारतें बनवाईं और अपनी दरियादिली के लिए भी जाना गया। लेकिन असली मायनों में ना, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी इल्तुतमिश ने। वही था जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, क्योंकि वो समझ गया था कि पूरे उत्तर भारत पर कंट्रोल रखने के लिए दिल्ली ही सबसे स्ट्रेटेजिक जगह थी। और इतना ही नहीं, उसने चंगेज खान जैसे खतरनाक हमलावर को भारत से दूर रखकर सल्तनत को बचाया भी था। अब जब गुलाम वंश के आखिरी शासक कमजोर पड़ गए और दरबार साजिशों का अड्डा बन गया, तो सत्ता एक नए और ज्यादा खूंखार वंश के हाथ में चली गई, खिलजी। और ये सल्तनत का सबसे ताकतवर, सबसे खौफनाक और सबसे तानाशाही दौर माना जाता है। और इस वंश का सबसे बड़ा नाम अलाउद्दीन खिलजी। कहने को तो वो सुल्तान था, पर फितरत से एक लुटेरा ज्यादा था। उसने अपने ही ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पीठ में छुरा घोंपकर गद्दी हथियाई थी। अलाउद्दीन ने गुजरात से लेकर दक्षिण के वारंगल तक कई राज्यों को लूटा, और इसी लूट के दौरान उसका सेनापति मलिक काफूर विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ले आया था। वो जितना क्रूर था ना, उतना ही शासन में सख्त भी। उसने मंगोलों के हमलों को बार बार नाकाम किया और एक विशाल सेना बनाए रखने के लिए बाजार की कीमतों पर ऐसा सख्त नियंत्रण किया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद दरबार में फिर से उथल-पुथल मच गई, और इस मौके का फायदा उठाया गयासुद्दीन तुगलक ने और शुरू किया एक नया वंश, तुगलक वंश। इन्होंने दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक लगभग 94 साल राज किया, और ये दौर महत्वाकांक्षी योजनाओं और उतने ही बड़े विनाशकारी विफलताओं दोनों का गवाह बना। इस वंश का सबसे मशहूर सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा लेकिन साथ ही सबसे भ्रमित और सनकी सुल्तान भी कहा जाता है। वो अपने शानदार लेकिन बुरी तरह से लागू किए गए विचारों के लिए जाना जाता है। और उसका सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी फैसला वो था अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदलना। मंगोलों से बचने और दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए उसने पूरी दिल्ली की जनता को 1500 किलोमीटर दूर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। और फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने सबको वापस दिल्ली आने का आदेश दिया। इस आने जाने में हजारों लोग मारे गए और दिल्ली पूरी तरह तबाह हो गई। उसकी मौत पर एक इतिहासकार ने लिखा, आखिरकार सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल ही गई। बस ये एक लाइन सुल्तान और उसकी जनता के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बयान कर देती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियां और उसके बाद के कमजोर शासकों ने सल्तनत को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। अब हम सल्तनत के पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी आखिरी कील ठोकी तैमूर के भयानक आक्रमण ने। साल था 1398, जब मंगोल शासक तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। उसने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया कि सिर्फ 5 दिनों में अनुमान है कि 2 लाख लोग मारे गए। इस हमले ने तुगलक वंश को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, और दिल्ली को इससे उभरने में लगभग 100 साल लग गए। तैमूर के हमले ने दिल्ली को खंडर बना दिया था। इसके बाद 2 और वंशों ने राज किया, सैयद और लोदी।
सैयद वंश तो इतना कमजोर था कि उनका शासन दिल्ली के आसपास ही सिमट कर रह गया। उनके बाद आए लोधी, जो दिल्ली पर शासन करने वाले पहले अफगान थे, लेकिन वो भी सल्तनत की पुरानी शान वापस नहीं ला सके। तो लोधी वंश का जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी, वो अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत ही अलोकप्रिय था। हालत ये थी कि उसके अपने ही सरदारों ने उससे तंग आकर काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। और फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो अब वापस आते हैं अपने उस पहले सवाल पर। 320 सालों तक इतना खून खराबा, विश्वासघात और इतनी जंगें, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर दिल्ली में ऐसा क्या खास था भाई कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था? इसका ना एक सीधा सा जवाब है। दिल्ली उस समय एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर थी। मतलब जो दिल्ली को नियंत्रित करता था, वो पूरे उत्तरी भारत के व्यापार, राजनीति और सेना सब पर नियंत्रण कर सकता था। देखिए, दिल्ली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। शाही टकसाल यहीं थी, जहां से पूरे सल्तनत की मुद्रा नियंत्रित होती थी, और यहां बैठकर पूरे देश के राज्यों को संभालना आसान था। इसलिए दिल्ली पर कब्जा करना सत्ता पर कब्जा करने का प्रतीक बन गया था। ये पूरी 320 साल की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, सत्ता और सिंहासन के आगे कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, लेकिन दिल्ली के तख्त की चाह खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और बड़ी ताकत का उदय हुआ, जिसने भारत पर सैकड़ों साल राज किया। लेकिन वो कहानी किसी और दिन।